देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो कल पेपर हुआ है 16 जून 2022 को डीडीयू का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का राष्ट्र गौरव का पेपर। ठीक, तो उसी राष्ट्र गौरव के पेपर की देखिए जो ये आंसर्स है वो मैं बच्चों को बता दे रहा हूँ, ताकि जो जो बच्चे क्या बोलते हैं क्वेश्चंस करके हैं उनको अपना डाउट क्लियर हो जाए कि उनके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए मैं बच्चों को तुरंत आंसर बता देता हूँ। तो जी देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे किया था कि दशमलव पद्धति किसकी देन है। तो देखिए भारत में दशमलव पद्धति की शुरुआत आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था आपसे, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन सी है ना, श्रीधराचार्य की बृहत संहिता, ये गलत है क्योंकि श्रीधराचार्य द्वारा बृहत संहिता नहीं, बृहत संहिता, एक सेकेंड, बृहत संहिता का निर्माण श्रीधराचार्य द्वारा जी नहीं किया गया था। बृहत संहिता का निर्माण याद रखिएगा वराह मिहिर द्वारा किया गया था। बृहत संहिता का निर्माण वराह मिहिर द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए कर रहा है आपसे कि महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना सब जानते हैं, वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। ओके, तो देखिए कितने बच्चों ने वेद व्यास जी को सोच के उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर मार दिया होगा, बट जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे, मेरे वीडियोस भी देखे होंगे राष्ट्र गौरव के, तो उनको पता होगा वेद व्यास जी का दूसरा नाम द्वैपायन था। बचपन में उनको द्वैपायन नाम से जाना जाता था, बाद में वो बड़े होकर विख्यात हुए वेद व्यास के नाम से। तो इसलिए महाभारत की रचना द्वैपायन पर आप लोग करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। ठीक, सत्य कथन की पहचान आपको करनी है, तो इसका ऑप्शन देखिए एकदम करेक्ट बनेगा बी, क्योंकि उपनिषद ग्रंथों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपसे कह रहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार हैं। ओके, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, असत्य कथन की पहचान करिए। जो इसमें से गलत है उसकी पहचान आपको करनी है, तो इसका ऑप्शन देखिए बनेगा बी, क्योंकि सुश्रुत संहिता का जो संबंध है ना वो चिकित्सा से है। यहाँ देखिए नहीं दिया था, तो ये नहीं है, एक्चुअली सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा से है, तो ये कथन आपका क्या बोलते हैं, गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है, तो याद रखिएगा जो चंद्र होता है, चंद्र का कोई भी नक्षत्र नहीं होता, चंद्र नाम से कोई भी नक्षत्र नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है। तो सब जानते हैं कि सूर्य का मंदिर कोणार्क में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ याद रखिएगा आप दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं थे। तो इसमें से जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं थे वो आपके चरक हैं, क्योंकि चरक आपके गणितज्ञ ना होकर चिकित्सक थे। याद रखिएगा चरक आपके गणितज्ञ ना होकर चिकित्सक थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण 360 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जब एक सीधी रेखा को एक सीधी रेखा काट देती है तो ये इसके बीच का देखिए जो कोण होता है यही लंबवत कोण होता है, और ये हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत युक्त वेद है, तो संगीत युक्त वेद हमारा सामवेद होता है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की तरफ ले बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से किया था। कब किया था, 4 जून 1903 में उन्होंने ये किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया, अथर्ववेद में, रामायण में, वेदांग ज्योतिष में या महाभारत में। तो इसका आंसर वेदांग ज्योतिष में गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मूर्ति कला का स्वर्ण युग हमेशा याद रखिएगा गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दिघ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है। तो याद रखिएगा दिघ निकाय में महाजन जिसको सम्मत कहा गया है वो मंत्रियों को कहा गया है, क्योंकि महाजन वही लोग की कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन था कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है। तो गणतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पता होगा कि हर व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, इसीलिए संपूर्ण गण में जो शक्तियाँ होती हैं वो निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वैराज्य शब्द का अर्थ है। तो वैराज्य शब्द का अर्थ होता है वह राज्य जो राजा के बिना का हो। ठीक, वैराज्य शब्द का अर्थ होता है वह राज्य जो राजा के बिना का हो। दैट्स वाई राज्य विहीन राजा। ओके, ऐसा राज्य जिसमें राजा ना हो। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है। तो महावीर स्वामी देखिए आपके किस धर्म से बिलोंग करते थे, जैन धर्म से, तो इसीलिए उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन जैन साहित्य में मिलता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए एक बच्चों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए मेरी हमारी जो क्लासेस चलती है स्वास्तिक, कॉमर्स क्लासेस के नाम से। ओके, इसमें देखिए मैं बच्चों को कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो क्लियर पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनकी क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलरली चलती रहती है। तो देखिए अभी फ़िलहाल तो ये सेमेस्टर सेकंड का पेपर है, तो ये बच्चे देखिए DDU यूनिवर्सिटी के जो हमारे हैं वो सेमेस्टर देखिए अब थर्ड में जाएंगे। तो सेमेस्टर थर्ड में जैसे जाएंगे तो उनको देखिए जो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस वो दिखेंगे। तो जो बच्चे स्पेशली बीकॉम के हैं, क्लियर, तो वो बीकॉम वाले बच्चे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि देखिए कुछ ही दिनों बाद से जो बच्चे क्या बोलते हैं थर्ड सेमेस्टर में एनरोल होंगे, एंटर होंगे, तो उनकी देखिए MCQ हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। परीक्षा पैटर्न जो होता है आप लोगों को पता ही है, MCQ पैटर्न पे होता है। तो उन MCQ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। जो बच्चे याद रखिएगा DDU से अफिलेटेड कॉलेज में होंगे और इस सेमेस्टर थर्ड में वो अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करके जाएंगे, तो उनकी देखिए जो क्लासेस होगी वो रेगुलर बेसिस पे MCQ पैटर्न वाली मैं वो हमेशा कराता रहूँगा। तो इसीलिए MCQ बच्चे जो अपना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीकॉम वाले स्पेशली, वो ज़रूर चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छे से बना सके। ठीक, ताकि MCQ अगर आपका प्रिपेयर होगा तभी आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए MCQ को अच्छे से अपना प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को याद रखिएगा गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, नचिकेता का संबंध है। नचिकेता यानी कि वही यमराज और नचिकेता के जो संवाद हुए थे उसका संबंध किससे, तो उसका संबंध याद रखिएगा आपका कठोपनिषद से। ओके, नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है बिहू का संबंध है। तो बिहू देखिए एक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है, और इसका संबंध आपका असम राज्य से स्थित है। भरतनाट्यम, ये भी आपको पता है कि लोक नृत्य, और भरतनाट्यम का जो संबंध है वो आपका तमिलनाडु से स्थित है, संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आपसे कह रहा है महाबलीपुरम मंदिर आधारित है। तो महाबलीपुरम मंदिर याद रखिएगा द्रविड़ शैली पर आधारित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपद संख्या थे। ये देखिए आपके जो बुद्ध की ग्रंथ थे उसमें ये महाजनपदों का उल्लेख हुआ था। तो ये महाजनपदों की संख्या जो प्राचीन भारत में थी वो टोटल 16 महाजनपद थे। ओके, टोटल 16 महाजनपदों की संख्या दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद आपको पता होगा मगध साम्राज्य था। ओके, नेक्स्ट देखिए पुरुषार्थ में शामिल है। तो पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, काम, ये तीनों के तीनों शामिल है।
जैसे कि प्राक्वादिक समाज था, तो प्राक्वादिक समाज याद रखिएगा प्रतिष्ठात्मक था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सही कथन की पहचान करिए। तो सही कथन इसमें देखिए आपका है संस्कृत साध्य है, सभ्यता साधन, तो इसका ऑप्शन सी टोटली करेक्ट बनेगा। ओके, अब देखिए महाभारत में पर्वों की संख्या बताई गई है। जैसे आपको पता होगा जो महाभारत के अध्याय हैं वो पर्वों में विभक्त हैं। ओके, और महाभारत में कुल 18 पर्वों की संख्या बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 आपसे कह रहा है कि कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, तो चाणक्य के अनुसार जो राजनीतिक शक्ति प्रभावी होती है और सफल होती है वो अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा और एवं पुरोहितों के समर्थन से ही होती है। 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। तो देखिए 4 आर्य सत्य की संकल्पना गौतम बुद्ध की द्वारा संकलित है। ओके, 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन सॉरी 9वें पेज पे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हिंद स्वराज के लेखक है, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे गुलामगिरी के लेखक हैं, तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं आपके वो ज्योतिबा फूले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्र का घटक नहीं है। तो राष्ट्र का घटक इसमें से जाति नहीं होती है। ठीक, राष्ट्र कभी भी जाति पे आधारित नहीं होता है, तो इसलिए राष्ट्र का घटक जाति नहीं होता है। 35 हो गया। फिर 36वां क्वेश्चन देखिए आपका, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है। ओके, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है, तो वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी चंद्र को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है। ओके, तो ये एक्चुअली देखिए वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द को दीप्ति शब्द से संबोधित किया गया, और दीप्ति शब्द का अर्थ ज्योति भी होता है, तो इसलिए 37 का ए आंसर आपका बनेगा। इसमें देखिए आपसे बोला है वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो वेद में राष्ट्र शब्द को एक्चुअली देखिए विश्व बोला गया है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये श्री में मेरे को डाउट है, तो इसलिए 31 वाला क्वेश्चन देखिए मेरे लिए डाउटफुल है, इसीलिए इसका आंसर मैं करेक्ट आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर किसी बच्चे को पता होगा तो वो कमेंट करके आंसर ज़रूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है। पृथ्वी सूक्त आपका किस वेद का अंग है, तो पृथ्वी सूक्त याद रखिएगा अथर्व वेद का अंग है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं। तो अलवार संतों की जो रचना है वो आपको पता होगा, मेरे सारे पुराने वीडियोस अगर जो बच्चे देखे होंगे वो तो बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे, वहीं से क्वेश्चन ही सारे के सारे लगभग आए। तो दिव्य प्रबंधम में क्या बोलते हैं, अलवार संतों की रचना है, तो इसलिए इसका आंसर ए बन जाएगा। 11वें की तरफ बढ़ते हैं। 11वां पेज क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ओके, तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक, क्योंकि जो रामचंद्रिका है ना उसकी रचना जो है वो चिंतामणि द्वारा नहीं की गई है, उसकी रचना केशव दास द्वारा जी की गई है, तो इसका आंसर होगा केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित करना है आपको, यानी कि मैच का क्वेश्चन है। चलिए आइए सुमेलित करते हैं। तो देखिए इसमें बोला है वेद, तो टोटल जानते हैं हम लोग 4 वेद हैं, तो इसका बन जाएगा 4। फिर उसके बाद से पुराणों की संख्या 18 है, तो इसका बन जाएगा 1। फिर आता है तो देखिए 4 1 किस में है आपका, 4 1 देखिए सी में है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 4 1 2 3। ओके, अगर और देखा जाए तो वेदांग टोटल कितने आपके 6 यानी कि 2, और त्रिपिटिका की बात करें तो वो 3, त्रिपिटिका से नाम ही पता चल गया 3, तो वो देखिए 3 यानी कि 4 1 2 3। नेक्स्ट देखिए प्रबंधन का संपादन सबसे पहले किया था। तो यहाँ देखिए प्रबंधन शब्द के संपादन की बात हो रही है, तो प्रबंधन सबको संकलित करके उसका संपादन सर्वप्रथम नाथ मुनि ने किया था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 44। असत्य कथन की कथन है इसमें से असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो एक्चुअली देखिए 44 क्वेश्चंस भी मेरे से हो नहीं पाया था, क्योंकि इसके क्वेश्चंस को मैंने बहुत प्रयास किया, ढूंढा भी बहुत जगह, लेकिन हमको इसका आंसर करेक्ट मिल नहीं पाया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ। अगर किसी बच्चे को आंसर पता होगा तो आंसर ज़रूर करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अलवार संतों में स्त्री है, तो अलवार संतों में जो स्त्री थी वो आपकी आंडाल थी। ओके, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आंसर करना है। तो इसमें से देखिए ये बी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्बार्काचार्य अदैत्ववाद, एक्चुअली इनका संबंध अदैत्ववाद से नहीं दैत्ववाद से था। 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो अष्टछाप की स्थापना आपको पता होगा विट्ठलनाथ जी द्वारा की गई थी। एक्चुअली विट्ठलनाथ अकेले नहीं थे, इनके जो पिताजी थे वो पिताजी इनके क्या बोलते हैं, हाँ इनके जो पिताजी देखिए जो थे वो देखिए आपके बल्भाचार्य जी थे। तो बल्भाचार्य और विट्ठलनाथ जी द्वारा मिलकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, अर्थशास्त्र के रचना है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ, तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। ओके, तो ये देखिए हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे जो बच्चों के एग्जाम में पूछे गए थे, जिसका मैंने 48 क्वेश्चंस का तो लगभग आप लोगों को आंसर बता ही दिया। 2 क्वेश्चंस बस ऐसे थे जो फंसे हुए थे, दैट्स उसका आंसर मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ओके, और देखिए फिर से बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अब देखिए 3rd सेमेस्टर्स में जाएंगे बीकॉम में, उनके देखिए जो MCQ की सीरीज़ है वो मैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को वीडियो इजीली मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। ओके, तो ये बीकॉम के लिए देखिए एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर ही नहीं, जो 3rd ईयर के बच्चे उनकी भी क्लासेस देखिए कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स बीकॉम के 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर सारे बच्चों की क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बीकॉम वाले बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके,